ना तो सहाफ़ी किसी की बेइज्जती करते हैं, ना सहाफ़ी झूठी खबर देते हैं, और ना ही सहाफ़ी को कोई ऐसी खबर देने की ज़रूरत है। जिन्होंने झूठी खबर दी और हुकूमत ने उन पर पीका एक्ट या कोई और एक्ट लगाकर केस किया हो और उसको सजा मिली हो, मुझे कोई सहाफ़ी बता दे कि सहाफ़ी जो है उसे ये पाबंदे सलासल करना चाहते हैं, उसकी ज़बान काटना चाहते हैं, उसके कानों में सीसा डालना चाहते हैं, ना सुन सके, ना बोल सके, ना देख सके, ना लिख सके। मुझे लगता है कि जो जुर्माना है ना सबसे पहले तो आप पे लग रहा है। मेरे पैसे हुकूमत के पास हैं। मियां नवाज शरीफ की पूरी तकरीर किसके इर्द गिर्द थी? इमरान खान के। उससे पहले शहबाज शरीफ की किसके इर्द गिर्द थी? इमरान खान की। और इनके ज़हनों में छा गया है गंदम बेचने वाला किसान मर रहा है, हम ये बात ना कहें, ये वो चाहते हैं। आपको बाजारों में, मार्केटों में कोई चीज नजर नहीं आएगी, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, हम ये ना कहें, हम ये ना कहें कि जनाब टिकटॉक से हुकूमत नहीं चलती। तो लीजिए जनाब, आजकल पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में हद के इज़्ज़त बिल को लेके बड़े ही चर्चे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि ये बिल हंगामी बुनियादों पर पास हो जाए, लेकिन खुशाइंद बात बज़ाहिर तो यही है कि गवर्नर पंजाब ने जनाब इस पर दस्तखत करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। फ़िलहाल वो कहते हैं स्टेक होल्डर से हम पहले मशावरत करेंगे, उसके बाद फ़ैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से सहाफ़ी तंजीमों के साथ, सहाफ़ियों के साथ खड़ी है कि इस हालात के अंदर हम बिल्कुल इसकी हमायत नहीं करते। राना मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं, व्लॉगर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़किया निगार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टॉपिक पे जब बात करते हैं तो इनकी आवाज़ दिल्ली तक जाती है। बहुत शुक्रिया सर। सर, हद के इज्जत बाजार तो ऐसे लगता है कि यार हम सिक्योर हो जाएंगे, कोई सहाफ़ी मुंह उठा के किसी की बेइज्जती नहीं कर सकेगा, किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकेगा, झूठी खबर नहीं दे सकेगा। हमें अच्छा लगता है देखने में, तो आपको क्यों ही बुरा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिल्कुल अच्छी बात आपने की है। ना तो सहाफ़ी किसी की बेइज्जती करते हैं, ना सहाफ़ी झूठी खबर देते हैं, और ना ही सहाफ़ी को कोई ऐसी खबर देने की ज़रूरत है। मुझे पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी बता दें जिन्होंने झूठी खबर दी और हुकूमत ने उन पर पीका एक्ट या कोई और एक्ट लगाकर केस किया हो और उसको सज़ा मिली हो। मुझे कोई सहाफ़ी बता देना। तो फिर क्यों ये कहते हैं? बात इतनी सी नहीं है, बात ये नहीं है ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सहाफ़ी जो है उसे ये पाबंदे सलासल करना चाहते हैं, उसकी ज़बान काटना चाहते हैं, उसकी आंखें निकालना चाहते हैं, उसके हाथ तोड़ना चाहते हैं, उसके कानों में सीसा डालना चाहते हैं, ना सुन सके, ना बोल सके, ना देख सके, ना लिख सके, ये करना चाहते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई है, ठीक है। उन्होंने कहा जी मुझसे ज्यादती हुई, 1990 में मुझे निकाला गया, मेरे साथ अगर ये ना होता मैं ऐसे 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 करता। अगर अब मैं या आपसे एक सवाल करता हूं कि मियां साहब मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत किसने ख़त्म की, तो जवाब है जी मियां नवाज शरीफ ने। मैं ये बात कहता हूं गुलाम इसहाक खान को किसने उतारा, जवाब है जी मियां नवाज शरीफ। मैं कहता हूं जनाब ये तो बताएं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ 2 दफ़ा किसने हुकूमत ख़त्म कराई, तो सीधी सी तारीख बताती है नवाज शरीफ। मैं कहता हूँ मेमो गेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग कराने वाला कौन था, तो बात आती है मियां नवाज शरीफ। आप जैसे बोलते हैं बबांगे दोहल, तो मुझे लगता है कि जो जुर्माना है ना सबसे पहले तो आप पे लगना है। 30 लाख रुपए आपने जमा कर लिए हैं। फिर मेरे पैसे हुकूमत के पास हैं, पहले से एडवांस जमा है? नहीं नहीं, जो मेरी खून की कमाई है, पसीने की कमाई है, आपकी कमाई है, टैक्स जो हमारे लेते हैं बिजली के बिलों में, जो हमारे बच्चों की फ़ीसों के बिलों में, जो हमारी यूटिलिटी जो सामान है उसके बिलों में, जो हमारे टेलीफोन के बिलों में, वो तो इनके पास हैं। लगाएं, मैं देखें, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, बुलाएं मुझे, लगाएं। मैं अगर मैं ये साबित हो जाऊं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुदा की कसम मुझे सूले पे चढ़ा दे, मैं अपील भी नहीं करूंगा, लेकिन जबरन नहीं होगा। अगर ये समझें कि इससे जनाब ज़ुबान बंद हो जाएगी तो ये ज़हन से तो राना साहब, बाज़ाहिर तो मैं यही लगता है मेन स्ट्रीम जितने भी चैनल्स हैं वो एक कंट्रोल्ड पॉलिसीज़ के तहत चल रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ही रह गया फिर आ जाके। तो आपको ये लगता है कि ये जो हद के इज्जत बिल है स्पेशली टारगेट किया गया है डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबर्स को? इसलिए कि ये पैमरा के अंटर नहीं थे आते, ठीक है, इनको इनके सरकारी इश्तिहार नहीं चाहिए, इनसे इनको बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, तो ये इन्होंने कहा कुछ नहीं होता तो इनको इस तरह कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकेगा।
ये गलत कह रहे हैं। मैं तो आज कह रहा हूँ कि मुझे एक बात बताएं, टीवी पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है? शर्जील मेमन की रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसका नाम लिया जाता है? मियां नवाज शरीफ की पूरी तकरीर किसके इर्द गिर्द थी? इमरान खान के। उससे पहले शहबाज शरीफ की किसके इर्द गिर्द थी? इमरान खान के। और इनके ज़हनों में छा गया है ये मेंटली तौर पे ना, आपको एक बताऊं, ये अपसेट हो गए। अब मुझे बताएं एक सिंपल सी बात, शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, आपने देखा ना कभी गाना? मैं कहा जनाब की कमाल दा फनकार ने सुर नहीं, सुर मैं फनकार कहूँगा ना भाई, गाना तो फनकार गाता है, जो गाना गाता है उसे मैं गुलकार या फनकार कहूँगा ना। अगर मैं इन्हें फनकार कहूँगा, कोई कहता है यार मरासी कह दो, ये भी एक लफ्ज़ है ना, लेकिन हम मुहज़्ज़ब लफ्ज़ कहते हैं, हम मरासी नहीं कहते, हम कहते हैं फनकार है। तो क्या ये हद तक इज्जत हो जाएगी? मुझे एक बात बता देना, हमजा साहब जब मीटिंग लेते हैं तो एक सुरीला सा गाना सुनाते हैं, मैं कहता हूँ जनाब ये मीटिंग कम है, मरासी बुना ज़्यादा है या म्यूज़िकल प्रोग्राम ज़्यादा है, तो यह हद तक ही हो जाएगी। मरियम साहिबा स्पाई की वर्दी पहन लेती हैं, आईजी की टोपी पहन लेती हैं, डंडा पता नहीं किसका हाथ में पकड़ लेती हैं, मुझे नहीं पता आईजी का डंडा है, अगर एसएसपी का डंडा है, किसका डंडा पकड़ती हैं। वो जो बकरी होती है स्टिक सी, वो किसकी बकरी होती है वो मुझे नहीं पता, आईजी की बकरी हुई है किसकी बकरी हुई है। तो मैं कहूँ जनाब ये क्या ड्रामा है? वो तो हकीकत में नज़र आ रहा है, क्या ये हद तक हो जाएगी? वो तो मोरल सपोर्ट दे रही है ना, वो तो क्या मोरल सपोर्ट दे रही है? या इदारे के साथ खड़ी है, उसका एक एहतराम है, इज्जत। देखें वज़ीर आला पंजाब ने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ, यूनिफॉर्म की इज्जत है। जो इज़्ज़त इंसान के अंदर होती है ना, उससे बड़ी इज़्ज़त कोई नहीं होती। आपके लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त यह है कि आप वज़ीर आला हैं, ठीक है, और मेरी वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि मेरी वज़ीर आला 800 रुपये का सूट पहनती है। मेरी तो घर बेगम से लड़ाई हो गई, बेगम को मैंने कहा जी उसने मुझे कहा सूट ला के दो, मैं कहा मरियम वाला ला के देता हूँ। उसने बड़े खुश, उसने कहा मरियम वाला सूट मुझे ला के दोगे? मैं कहा हाँ जी। मैं सारा शहर फिर के आ गया और मुझे 800 का सूट नहीं मिला। मैंने एक बंदे से लड़ पड़ा, उन्होंने कहा 2500 की सिलाई है, तुम 800 का मामा के दो दें। तो मुझे बताएं, जब मैं अपनी वज़ीर इत्तलात की ये बात करूँगा तो हद तक इज्जत हो जाएगी। वो 800 रुपये नहीं सर, पौंड होंगे शायद। तो पौंड कहे ना, हमने तो 800 रुपये सुने। इतने में अच्छा सूट आ जाएगा, जोड़ा आ जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे एक आम आदमी को अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं, मैं जब कहता हूँ ना हद के इज्जत बिल, तो मुझे लगता है यार हमें सिक्योर करने जा रहे हैं ये। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस बिल के बाद क्या कुछ होने जा रहा है? इस पहली बात है, इंशाल्लाह ताला ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है, इसे कोड उड़ा के रख देगा। सही। उसमें उसकी बड़े चीज़ें क्लियर हैं। आपने अगर देखो, मैं 4 दिन से हम एक चला रहे हैं कि IFJ के प्रेसिडेंट, IFJ के सेक्रेटरी जनरल, एशिया पैसिफिक की सदर, उन्होंने आइन के तमाम आर्टिकल का हवाला दिया है। इवन उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के और जनेवा जो है उसके हवाले से सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो ये पास नहीं होगा। बहुत से लोगों ने इसे कोशिश की, इमरान खान के दौर में भी ये कोशिश हुई। अगर ये पास हो भी जाता है तो चीज़ें बड़ी क्लियर है, मैं कौम को बताना चाहता हूँ। कहते हैं आप अपना सोर्स बताएं, आप सोर्स बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर मुझे बताएं, इसमें और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त भी नहीं है, नाकाबिले मतलब किसी सूरत में मुमकिन भी नहीं है, हम वो नहीं हो सकती। कानून आइन हमें आज़ादी क्या है। बस मैं कहता हूँ भाई, एक शख्स टीवी पे तकरीर फरमा रहा, अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर जो फरमाई है, अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, और साथ उन्होंने हवाला दिया कि मुझे एक सहाफ़ी ने ये बताया, वो सहाफ़ी झूठ भी बता सकता है, तो मियां नवाज शरीफ साहब का केस होता है कि नहीं होता? मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे हमें कहा इलेक्शन में कि मैं आऊँगा तो रोटी 4 रुपये की हो जाएगी, सब्ज़ी 10 रुपये की हो जाएगी। क्यों नहीं हुई? केस होता है कि नहीं होता? झूठ बोला। ठीक है। मियां नवाज साहब ने कहा मैं बुरे वाला में एयरपोर्ट बना दूंगा, याद है ना आपने? उन्होंने ही नहीं पता कि बुरे वाला एयरपोर्ट बन ही नहीं सकता। झूठ बोला कि नहीं बोला? मियां नवाज साहब ने एयरपोर्ट तो दूर की बात है, एयरपोर्ट लाहौर वाला बेचने थोड़े चल पड़े हैं। तो मुझे जब मियां नवाज साहब ने फरमाया कि जनाब मैं जब आऊँगा तो फलां कर दूँगा, फिर एक दिन पहले तमाम अखबारात में इश्तिहारात लगवाते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं ना बना जी, तो मुझे बताएं फिर मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कहूँ कि जहाज़ में सवार एक मुलज़म जो है, उस वक्त तक ये मुलज़म था ना, बेल तो नहीं हुई थी, कन्फर्म बेल तो नहीं थी बाकी केसेस ना, तो जनाब वो उसके साइन करवाने या थंब लगवाने या आगे हैं, तो क्या ये हद तक इज़्ज़त है? असल में ये वो तमाम चीज़ें जो आपको मुझे नज़र आती हैं, या हम ये ना कहें कि जनाब किसान गंदम बेचने वाला किसान मर रहा है, हम ये बात ना कहें, ये वो चाहते हैं। हम ये बात ना कहें कि बाज़ारों में चले जाएं, आपको बाज़ारों में मार्केटों में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी,
लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। हम ये ना कहें, हम ये ना कहें कि जनाब इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। हम ये ना कहें कि जनाब टिकटॉक से हुकूमत नहीं चलती, हुकूमत ऑफ जाके चलती है। हम ये ना कहें जनाब कि पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के अंदर क्राइम का रेट क्या बन गया है। हम ये ना कहें, इसलिए यहाँ पे ये बिल लागू हो रहा है। हम ना बताएं उन्हें कि गरीब, मुझे बताएं 3 दिन पहले जेहलम में, 3 या 4 दिन पहले जेहलम में एक औरत ने पहले बेटे को अपने को फेंका पानी में, दरिया में, उसके बाद खुद छलांग लगाई। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर इंसाफ नहीं हुआ तो फिर भी ये जिम्मेदार है। अगर वो भूख से मरी है फिर भी ये जिम्मेदार है। अगर उसके घर बेरोजगारी है फिर भी ये जिम्मेदार है। हम ना चलें, इसलिए काट दें यार, इसलिए करें हमारी जुबान काट दें, आंखें निकाल दें, हमारे हाथ काट दें, कानों में जो है ना सीसा डाल दें, ताकि हम बिल्कुल बेबस हो जाएं, फिर जाकर इनकी बात बनेगी। नहीं तो ऐसे फिक्र ना करें। अच्छा राना साहब, आप माशाल्लाह बड़ा ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इसके खिलाफ, और मैं देख रहा हूँ कि जब सदर पाकिस्तान जाते हैं छुट्टी पे तो कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट बनते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब 2 ऑर्डीनेंस पास कर देते हैं। वही नैब वाला जो रिमांड है उसको जनाब 14 दिन से वो 40 का कर देते हैं। पहले इन्हीं लोगों ने 90 से 14 का करवाया था। फिर रिटायर्ड जजेस को बीच में ले आते हैं कि फॉर्म 45 वाला केस रिटायर्ड जजेस भी सुन सकते हैं। पास तो उन्होंने करवा लिया सर अदम मौजूदगी में। तो यही सीन मुझे पंजाब में पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस पास नहीं होता, ऑर्डिनेंस लागू होता है। लागू कर दिया। तो सर इसी तरह ये पंजाब हुकूमत में जब देखते हैं तो ज़राए के मुताबिक फिर वही आ गया, सोर्स बताना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक जनाब हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं वो भी ज़ियारात पे जा रहे हैं, तो फिर मलिक अहमद खान साहब स्पीकर जो स्पीकर होंगे वो पास कर देंगे। ये तय हो, ये सारी नोरा कुश्ती है जी। लेकिन 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा, अल्लाह है ना, अल्लाह की ज़ात है ना, तो कुछ चीज़ें गैब भी मदद से भी होती है। हज़रत अली करम वजह ने फरमाया था, मैंने अपने इरादों के ढूंढने से अल्लाह को पहचाना। इंतज़ार तो करें। ठीक हो गया। तो सहाफ़ी तंजीमें माशाल्लाह आप सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या फिर आप डटे रहेंगे, आप इसके खिलाफ खड़े रहेंगे? सबसे पहला और सबसे आखिरी शख्स मैं होऊंगा। सबसे पहला और सबसे आखिरी शख्स मैं होऊंगा। हम एक एटमी ताकत हैं, और इस एटमी ताकत बनाने में जिसने सबसे अहम किरदार अदा किया, डॉक्टर कदीर, हम आज के दिन उसे भूल चुके हैं। हम एटमी ताकत हैं लेकिन इसके बावजूद हम कशकोल पकड़ कर चल रहे हैं। हम एटमी ताकत हैं मगर इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की तकरीर जो सामने आई है कि मैं बग़ैर वीज़े के एटमी ताकत के मुल्क चला गया, ये हमें सवाल करती है कि क्या हम एटमी ताकत हैं? अगर हैं तो फिर ये एटमी ताकत किसके काम आनी है? जनाब मुकम्मल तफसील के साथ राना साहब ने एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पर्चा नहीं होता, चर्चा नहीं होता, खर्चा नहीं होता। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी और आज के मेहमान राना मोहम्मद अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।